देखो, अपने दिल पे हाथ रखो और सच्चे सच्ची बताओ, क्या तुमने कभी भी सोचा था कि बॉलीवुड की तरफ से कोई ऐसी मूवी आएगी जिसके ऊपर ट्रेलर ब्रेकडाउन और फैन थ्योरीज बनेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर मैं अपनी बात करूं तो नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि कभी बॉलीवुड हमें ऐसी मूवीज देगा जिसके ट्रेलर का हर एक फ्रेम देख के हम उसमें होने क्या वाला है इसका पता लगाए। नॉर्मली जो बॉलीवुड की मूवीज और उसके ट्रेलर आते हैं उसमें लगभग पूरी कहानी दिखाई दी जाती है। कभी न कभी 1-2 साल में कोई एक ऐसा ट्रेलर, कोई एक ऐसी मूवी आती है जिसके बारे में जो मूवी बफ्स है या जो यूट्यूबर्स है वही थोड़ी बात करते, आम जनता कभी बात नहीं करती। लेकिन कल जो थिएटर्स में मूवी रिलीज हुई है उसने इस सभी नोशन को बदल के रख दिया, ब्रह्मास्त्र। और कल जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत पसंद आई। बॉलीवुड की तरफ से ऐसी कॉन्सेप्ट और वीएफएक्स सभी मूवी देख के तो मेरा दिमाग ही फट गया। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसको लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता था। लेकिन उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट्स। अगर आपने अभी तक ये फिल्म देखी तो जाओ यार थिएटर में देखो, आपका पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होगा। और जिन्होंने देख रखी है इस वीडियो पे बने रहना। अब हम डिस्कशन चालू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कैमियोज। सबसे पहली बात तो थैंक यू एसआरके को इस रोल को चूज करने के लिए। उन्होंने जिस स्वैग के साथ इस रोल को प्ले किया है ना, ब्रह्मास्त्र के लिए एक बहुत ही कड़क शुरुआत देता है। मूवी के स्टार्ट होते ही पहले ही उनका प्रेजेंस, उनकी एक्टिंग, उसके साथ वीएफएक्स, एक्शन, इतनी सारी बढ़िया चीज हो जाती है ना कि आगे जो होने वाला है उसके लिए आपको बढ़िया से सेट कर देती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि जब ये फाइट स्टार्ट होती है, उनके फ्लैट के अंदर इतनी तोड़फोड़ होती है, शीशे टूटते हैं, क्योंकि वो शीशे बहुत मजबूत होने चाहिए। तो सोच सकते हो कितनी पावर के साथ टूटी होंगी। तो जब अगले दिन अखबार में उनकी न्यूज आती है, लोग इसको सुसाइड क्यों कह रहे हैं, कि पुलिस को दिखाने की जब वो गिरे थे तो उनके साथ एक चेयर भी गिरी थी। जो फ्लैट टूटा हुआ है वो इतना भयानक टूटा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्या? पर फिर मुझे याद आया यार इंडिया है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। मीडिया कुछ भी सुनती है और कुछ भी कहती है। उसी के साथ इसके साथ नागार्जुना का भी कोमियो था, वो भी बेहतरीन था। इस मूवी के अंदर एक तीसरा कोमियो भी था जिससे मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। हो सकता है वो आगे चल के कोई काम आए, लेकिन इस मूवी में तो उनका कोई खास रोल नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ डिम्पल कपाड़िया जी का। वो मूवी में खाली 2 सीन के लिए है, खाली 2, और सिर्फ हेलीकॉप्टर चलाने के लिए रखा है उनको। हाँ मैं जानता हूँ आगे उनका यूज होगा, पर इस फिल्म में तो उनको बिल्कुल बेकार कर दिया। और इसी के साथ मैं आता हूँ अपने दूसरे पॉइंट्स पे कि जब मेन फाइट हो रही थी तो बाकी जो एल्डरलीज थे वो कहाँ गए और उनके पास जो हथियार थे वो क्या वर्क करते हैं। अगर मूवी इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करती तो मजा आता। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि जब मेन लड़ाई हो रही थी तब बच्चे ही क्यों लड़ रहे थे, ये लोग कहाँ थे? आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में बताना। मुझे लगता है क्या कि ये लोग देव के पास चले गए होंगे। आपने मूवी के एंडिंग में देखा होगा कि जब ये सब कांड हो रहा होता है तो देव अपनी कैद से आजाद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एल्डरलीज थे ये वहाँ पे देव को रोकने के लिए गए होंगे। जैसे अगर आपने नारुतो देख रखी है तो जो 4 कागज है वो माद्रा को रोकने गए थे। हाँ मुझे पता है वो माद्रा को नहीं रोक पाए थे और ये एल्डरलीज भी देव को नहीं रोक पाएंगे, पर एक अटेम्प्ट तो बनता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है लॉजिकल लगता है। एक दूसरा ऑप्शन भी है कि वो कहीं और ही चले गए होंगे एक ऐसा हथियार बनाने के लिए या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए देव के अगेंस्ट। पॉइंट 3 आता है ईशा का कैरेक्टर। अगर आपने मेरा रिव्यू देखा तो आपको पता ही होगा ईशा का कैरेक्टर ब्रह्मास्त्र के सबसे वीक पॉइंट्स में आता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात सोचने की ये आती है कि हमें ईशा के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप ध्यान से सोचने जाओगे तो हमें उसके माँ बाप, उसके भाई, उसकी बहन, उसका सरनेम तक नहीं पता अच्छे से। एक चीज मुझे खटकती है कि क्या पता ईशा का अगले पार्ट में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो। असल में शिवा ने ईशा को नहीं ढूंढा, ईशा ने शिवा को ढूंढा और उसका कुछ अपना ही एक इंटरनल प्लान चल रहा हो किसी और के साथ। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वीकेस्ट लिंक होगा ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी के अंदर। पर जिस हिसाब से अयान मुखर्जी का विजन है, मुझे लग रहा है कि ईशा एक बहुत बड़ा मेजर कैरेक्टर होने वाला है सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए। अगर देव से हटकर भी कोई एक खिलाड़ी है इस खेल के अंदर, वो देखने में मजा आएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 4 पे कि हु इज जुनून। ईशा के साथ ही हमें जुनून के बारे में भी कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि वो देव का साथ दे रही है और ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए वो कुछ भी करेगी। क्या सिर्फ वो एक कठपुतली है देव के हाथों की, या लैब रैट है, या फिर वो देव का ही कोई अंश है, या देव की बेटी है? कुछ भी नहीं बता रखा। और कि मुझे लगता नहीं कि इसी फिल्म में वो उसको मार देंगे। इसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट सेकंड पार्ट में देखना, अगर होती है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ आते हैं अपने पॉइंट 5 पे जो कि है मोहन भार्गव के बारे में। और इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ये एक फन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो इसको सीरियसली मत लेना। ये मैंने ट्विटर पे पढ़ा था। देखो ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये स्वदेश से रिलेटेड है और स्वदेश और ब्रह्मास्त्र एक ही यूनिवर्स के अंदर फॉल करते हैं। कैसे? मोहन भार्गव की वजह से। ये जो मोहन भार्गव नाम है दोनों फिल्म में कॉमन है। दोनों फिल्म के जो एक्टर्स हैं वो भी कॉमन है। दोनों फिल्म में साइंटिस्ट हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि स्वदेश और ये दोनों एक यूनिवर्स के अंदर लाई करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस भी है बहुत बड़ा दोनों के कैरेक्टर्स को लेके। स्वदेश में जो कैरेक्टर है
है वो बहुत सीरियस है, काम है, और इसमें जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही हंसमुख टाइप का है, मजाक वगैरह करता रहता है। और अगर ये सच हुआ, अयान मुखर्जी भी विक्रम वाली ट्रिक को यूज कर रहे हैं, मतलब किसी एक बढ़िया नोन कैरेक्टर को अपनी यूनिवर्स में ले आना और कह देना कि ये भी उसी यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। जैसा लोकेश कनगराज ने विक्रम के साथ किया था, उसने कैथी के यूनिवर्स को विक्रम की यूनिवर्स में मिला दिया और बहुत ज्यादा फैला दिया, और ये बहुत अच्छा वर्क करा उनके लिए। पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पे, जो थी देव और अमृता के फाइट। देखो, गुरु जी ने ये तो कहा ही था कि अमृता उनका हुकुम का इक्का है, लेकिन क्या वो देव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी? क्वेश्चंस यहाँ पे ये उठते हैं कि आखिर उसने देव को कैद कैसे किया उस चीज में, क्योंकि देखो देव तो मरा है नहीं, हम सबको पता है। देव ने उसका जल अस्त्र कैसे ले लिया? और यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ब्रह्मास्त्र के जुड़ने से ही देव जिसके अंदर कैद था वो कैसे खुलता है? देखो, ब्रह्मास्त्र की एनर्जी वहां तक तो पहुंची नहीं कि हम सोचे कि ब्रह्मास्त्र की एनर्जी उस पर लगे तभी वो खुल सकती थी, लेकिन उसके जुड़ते ही वो जिस पत्थर के अंदर कैद था वो टूट गया, और इसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हो सकता है अगले पार्ट में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए। एक और सवाल आया मेरे मन में अभी कि क्या एक बंदा दो अस्त्र चला सकता है एक साथ? देव बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, तो हो सकता है चला पाए। तो ये वो पॉइंट थे जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता था। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए आपके जितने भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में बता दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी अपना दिमाग चलाए और बढ़िया बढ़िया थ्योरीज नीचे कमेंट्स में बताए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।